कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ कि आपके जब जॉब इंटरव्यूज होते हैं बाहर गल्फ रीजन के अंदर, जब आप एक स्टार्टर पोजीशन के ऊपर हैं, तो सिविल का जो स्कोप ऑफ वर्क है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द रिस्पेक्ट्स। समझ लो कि जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो तो सिविल स्कोप ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें फाउंडेशंस हैं। फाउंडेशन एक ऐसा काम है, आप ऑयल एंड गैस में चले जाएं, आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाएं, फाउंडेशन इज अ समथिंग जो हर फील्ड के अंदर आपको बनानी है। चाहे आप ग्रिड स्टेशन का काम कर रहे हैं, मैकेनिकल, पाइपिंग का, ऑयल एंड गैस का, तो फाउंडेशंस का जो स्कोप ऑफ वर्क है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या चीजें मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज के अंदर आपसे सेट ऑफ एक्शंस पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिया जाता है? सेट ऑफ एक्शंस, एक्टिविटी का सेट पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। तो एक मेजरली जो जॉब इंटरव्यूज के अंदर सवाल पूछा जाता है, कोशिश करें, जो मैंने आप लोगों के साथ डाटा शेयर किया, ये मैं आज कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूँ आपको जॉब इंटरव्यू के हवाले से। फाउंडेशन स्कोप एक असाइनमेंट के तौर पे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है? इसका स्कोप, इससे 10 से 12 एक्टिविटीज होंगी, नॉट मोर देन दैट। आप चैट जीपीटी यूज करें, आप कुछ भी चीज यूज करें, इसकी सेट ऑफ एक्शंस आपके पास आ जाएंगे। 10 से 12 एक्टिविटीज है, और इन एक्टिविटीज पे काम करने वाले लोग, रिसोर्सेज, आपकी असाइनमेंट क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब गल्फ रीजन में जाते हो ना, और आप कहते हो यार मैं प्लानिंग इंजीनियर हूँ, तो वो आपसे सारे सवाल पूछता है, प्रोसेस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। बट द मेजर थिंग व्हेन ही वांट्स टू चेक कि भाई ये बंदे ने काम किया है या नहीं किया, ही इज गोइंग टू आस्क यू वेरी कॉमन थिंग, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी आनी चाहिए, मैकेनिकल को भी, सिविल को भी। फाउंडेशंस को बनाने का तरीकाकार क्या होता है। इसमें 10 से 12 एक्टिविटीज आती हैं, जैसे कि एक्सकवेशन, पहले लेआउट एंड मार्किंग होगी, फिर एक्सकवेशन होगी, कंपैक्शन होगी, लीन होगी, सरिया बांधा जाएगा, फॉर्म वर्क होगा, कंक्रीट होगा, पेंटिंग होगी, टचअप जो भी है, क्योरिंग होगी, मैंने बता दी है वैसे। आप चैट जीपीटी भी कर लीजिएगा। और उनके ऊपर काम करने वाले रिसोर्सेज, ठीक है? जो मैकेनिकल वाले लोग हैं, ये सबके लिए असाइनमेंट है। पाइप फैब्रिकेशन, ये भी असाइनमेंट दे रहा हूं, ये भी आपने चैट जीपीटी से सेट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, सेट ऑफ एक्टिविटीज ये आपने करना। ये भी असाइनमेंट दे रहा हूं, ठीक है? ये वो चीजें हैं जो मैं आपसे कहता हूं कि आपकी ऑयल एंड गैस फील्ड के मुताबिक तैयारी होनी चाहिए। फिर आ जाती है आपकी मेजर चीज जो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने ये देखें, ये नोट्स बनाए ना इसमें, तीसरा डिजाइन फेज का प्रोसेस, मैंने बताया हुआ है ना, ये पूछा जाता है जॉब इंटरव्यू के अंदर, डिजाइन फेज का प्रोसेस बताएं। वो हमने किया था मीटिंग्स, रिक्वायरमेंट प्लान, सर्वे एंड प्रोक्योरमेंट का। चीजें हो रही हैं आसानी से, मैं अंदर से निकाल के बता रहा हूँ ना, पढ़ा हुआ ना हमने सारा कुछ। ऐसा तो नहीं है कि बाहर से है कुछ। ये आप अपनी अपनी फाइल बनाएं, एक छोटी सी जॉब इंटरव्यू की फाइल आप खुद बना लेंगे। ये मेजर चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डिजाइन फेज का प्रोसेस पूछ लिया जाता है, प्रोक्योरमेंट फेज का प्रोसेस पूछ लिया जाता है, पाइप फैब्रिकेशन की सेट ऑफ एक्टिविटीज, और इसके भी रिसोर्सेज पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज इस पे काम करते हैं। सिंपल, ठीक है? अच्छा, ये होगी चीजें। अब ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये आपकी फाइल पे जब आ जाएंगे तो इनका जवाब भी आपने दो, एक तो हमारे इन सेशंस में से ढूंढना है। हमने पढ़ा हुआ सारा कुछ, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड। और जो चीजें आप समझते हैं कि नहीं पढ़ी, मेरे ख्याल में वो चैट जीपीटी से आपको मिल जाएंगी। जैसे पाइप फैब्रिकेशन, आप सम टाइम आप होता है यार ये क्या है, वो मैंने बता भी दिया आपको, फाउंडेशन का। 4 सवाल हो गए, कर लेंगे, ठीक है? समझ आ रही है? मैं आपको प्योरली एडनॉक बेस्ड जॉब इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा हूँ। अच्छा जी, 5वां क्वेश्चन, मेजरली मेजरली, ठीक है, पूछा जाता है कि प्लानिंग से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, प्लानिंग से पहले, बिफोर, प्रायर टू स्टार्ट प्लानिंग, बिफोर स्टार्टिंग प्लानिंग फेज वर्क, जो भी है, यानी कि प्लानिंग इंजीनियर को काम करने से पहले किन चीजों का पता होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? किन चीजों का पता होना चाहिए? प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट के मुतालिक, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से उसको चीजें मिलेंगी। सेकेंडली, डिजाइन इंजीनियर से उसको चीजें मिलेंगी।
थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माइलस्टोन्स, ये भी एक्चुअली उसी का हिस्सा होती हैं प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्ट्रैक्ट जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसके अंदर आपकी काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, प्रोजेक्ट फिनिश डेट, प्रोजेक्ट की डिफरेंट डिलीवरेबल्स को, माइलस्टोन्स डिलीवरेबल्स आ जाते हैं। डिजाइन से आपको काफी क्लैरिटी, आपको डिजाइन का नहीं पता होना चाहिए, बट डिजाइन के मुतालिक आपको पता होना चाहिए कब कंप्लीट होगा। प्रोक्योरमेंट का, प्रोक्योरमेंट रजिस्टर, ये वो रजिस्टर होता है कि जो आपके प्रोजेक्ट पे जो भी मटेरियल यूज होगा वो कब अवेलेबल होगा। इसी अवेलेबिलिटी पे तो आपने कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज को प्लान करना है ना। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मेरे पास डिजाइन, इसको भी रजिस्टर लिख लें, इसको ईडीडीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये प्रोफेशनल चीजें लिख लें। ईडीडीआर, इंजीनियरिंग डिजाइन डिलीवरेबल रजिस्टर, ये वो टर्मिनोलॉजी है जो इंडस्ट्री बेस्ड है। ये लिख लें, ईडीडीआर, इंजीनियरिंग डिजाइन डिलीवरेबल रजिस्टर। सही है। कहीं पे ईडीआर भी बोलते हैं, डिजाइन रजिस्टर भी बोलते हैं, बट वो एक ही। इसमें पता होगा क्या चीज होती है, कि डिजाइन की कौन सी चीज कब डिलीवर हो रही है, कौन सी आइटम का डिजाइन कब कंप्लीट होना है, पता चल जाएगा। प्रोक्योरमेंट रजिस्टर के अंदर क्या होता है, ये लिखा होता है कि अच्छा जी ये आइटम तब तक अवेलेबल हो जाएगी, ये चीजें, ये स्टील अब आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पैनल्स। अब जब एक प्लानिंग इंजीनियर को इन सारी चीजों का पता चल जाता है, तो वो क्या करेगा? मेजरली ही इज गोइंग टू डिफाइन, ही इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ डिपेंडेंसी मॉडल। तो उसको आइडिया हो जाएगा ना कि मुझे कंस्ट्रक्शन के अंदर, लेट से कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी उसने बनानी है, सॉरी जैसे भी यार वो लिखा गया। तो वो कंस्ट्रक्ट, अब एक चीज है, इलेक्ट्रिक पैनल्स हैं, वो आपकी साइट पे ही 15 जून को आएंगे। समझ रहे हो बात को? साइट पे ही, बाहर से आने हैं या, वो इलेक्ट्रिकल की कोई एक्टिविटी है, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ से लाइव। ये देखिए, ये आपकी यहाँ पे प्रोक्योरमेंट है, ये प्रोक्योरमेंट की आइटम है मैकेनिकल की। अब ये जो मैकेनिकल की आइटम है, ये इसके साथ लिंक होगी ना। ये देखिए मैकेनिकल के साथ, ये देखिए, ये 13 मई को, एक मिनट जरा, ये 13 मई को, हाँ, ये लाइवली मैं बता दूं, 13 मई को खत्म हो रही है, और 13 मई को। ये सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये वाली एक्टिविटी जो है ये 13 मई को आ रही है, और हमारी ये यहाँ पे मैकेनिकल की जो एक्टिविटी है, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 25 अप्रैल। सिंक्रोनाइजेशन तो ना हुई। सही है ना। अगर हमने यहाँ पे 25 अप्रैल को स्टार्ट किया हुआ है एज पर द सीक्वेंस की यार ये, तो देर इज नो सिंक्रोनाइजेशन। वी शुड मेक श्योर कि प्रोक्योरमेंट की आइटम्स कब अवेलेबल हो जाएंगी एज पर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। सही है। तो ये एक प्लानिंग इंजीनियर को इन चीजों के मुतालिक बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए। मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कितने सवाल हो गया, मैंने एक्चुअली वो रेज कर दिया, मैकेनिकल ठीक हो गया। अच्छा, प्लानिंग पैकेज, व्हाट इज प्लानिंग पैकेज? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज प्लानिंग पैकेज? ये नंबरिंग मुझे बता दें कितना क्वेश्चन है। नंबरिंग, नंबरिंग कितने क्वेश्चन हो गए? प्लानिंग पैकेज, ये वो चीज है, ये वो डॉक्यूमेंट है। क्या है ये? दिस इज अ डॉक्यूमेंट इन विच, क्या है ये डॉक्यूमेंट है। क्या है ये? सबसे पहले ये समझे, ये कोई ब्लॉग का नाम नहीं है, डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट तरह के वो होती है ना, एक फाइल होती है, फाइल के अंदर डिफरेंट तरह की आपकी, जैसे हमारे पास एक फाइल होती है जिसमें हमारी एजुकेशन की डिग्रियां हैं, वो हमारा एजुकेशन पैकेज है। हमारी मैट्रिक की सनद भी होती है, बोर्ड का रिजल्ट कार्ड, एफएससी की, यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट्स, प्राइमरी का सर्टिफिकेट, फलाना फलाना, पूरा हमारा एक पैकेज है। हमारी प्लानिंग फेज के एंड पे ये बनता है। कहाँ बनता है? द डॉक्यूमेंट विच विल बी कंपाइल्ड एट द एंड ऑफ प्लानिंग फेज, एंड दिस डॉक्यूमेंट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? वर्क शेड्यूल विद वैलिड एंड अप्रूव्ड बेसलाइन, ओके, जिसके अंदर वैलिडेटेड सीपीएम होता है, वैलिडेटेड कैश फ्लो या एस कर्व्स, रिसोर्सेज प्लान, ठीक है। इसमें होते हैं आपके लुक एट प्लान टेम्पलेट्स,
इसमें आपका होता है प्रोग्रेस मेजरमेंट। और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्रोग्रेस मेजरमेंट सिस्टम। क्या मतलब इसका? देखो, जब ये एक डॉक्यूमेंट आपने, ये वर्क शेड्यूल जितना हम कुछ तैयार कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमने क्या किया, हमने वर्क शेड्यूल बनाना सीखा। अब उसी वर्क शेड्यूल से हमने सीपीएम निकालते हैं ना। व्हाट इज दिस? दिस इज सीपीएम। एक मैं सैंपल प्रोजेक्ट, ये सीपीएम है ना, गैंट चार्ट लगेगा साथ में। अच्छा, ये हमारा ये पूरा वर्क शेड्यूल है, ये उसके साथ गैंट चार्ट लग जाएगा। ओके, दैट्स डन। बेसलाइन, ऑब्वियसली जो हम बना रहे हैं वो बेसलाइन ही है ना, अप्रूव हो जाएगी, वो भी एक डॉक्यूमेंट की पीडीएफ की शक्ल में आ जाएगी। उसके अंदर सीपीएम है, वो भी निकाल के अलग से हम बार्स लगा देंगे। फिर इसी से हम एस कर्व्स प्रोड्यूस करेंगे। एक्टिविटी यूजेज प्रोफाइल में जाएंगे, वो भी हमारे सेशंस का अगर पढ़ लिया दैट्स ग्रेट, अगर आपने अभी तक कवर नहीं करा तो वो भी इंशाल्लाह 9th लेक्चर का हिस्सा है, 8वें और 9th का। एस कर्व्स हैं, वैलिडेटेड रिसोर्सेज। ऑब्वियसली रिसोर्स असाइनमेंट का हमने देखा हुआ है, प्रोजेक्ट के अंदर जाए तो पूरा एक विंडो है, उससे आप रिसोर्सेज की किस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है। लुक एट प्लान्स, ये भी लेक्चर 6 के अंदर हमने आई गेस पढ़ा, नॉट आई गेस, आई एम श्योर कि आने वाले, देखो हमारा प्रोजेक्ट 1 साल का है। वी कांट मेक, लुक एट प्लान का टेम्पलेट होता है, नॉट के ये टेम्पलेट ये होता है कि हमने हर दफा महीने के बाद एक प्लान सबमिट करवाना है अगले महीने का, तो उसका क्या मतलब, एक टेम्पलेट होना चाहिए, क्या कॉलम्स होने चाहिए, सिंपल। प्रोग्रेस मेजरमेंट सिस्टम, कि हम अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये जब आप ट्रैकिंग में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे फिजिकल परसेंट कंप्लीट होती है, ड्यूरेशन परसेंट कंप्लीट, तो डिफरेंट तरह के मेथड्स होते हैं। वो सारी चीजें इसमें लिखी होती हैं कि हमारी प्रोग्रेस हफ्ते बाद जमा होगी, डेली जमा होगी, महीने बाद जमा होगी, उसके टेम्पलेट्स क्या हैं, उसको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर नहीं बताया मुझे अभी तक किसी ने, ये कौन सा हो गया टोटल मिला के, ये बताएं जरा मुझे। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, लिखते जाएं। जस्ट वेट, ये सारे लिख लिया, मैं जस्ट पानी पी लूं, जस्ट वेट। अच्छा, इसके बाद प्रोक्योरमेंट का भी सवाल हो गया। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है? डिजाइन, ये नंबरिंग मुझे बता दें कौन सा ये, ताकि मैं ऊपर लिख दूं, क्योंकि आई वांट दिस ऑल टू बी सबमिटेड बाय यू पीपल एज अ डॉक्यूमेंट। फिर हम वो जो है ना उमैर के साथ भी शेयर कर देंगे, ठीक है ना। नंबर क्या है यार इसका? 9-7, थैंक यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एडनॉक के अक्सर जॉब इंटरव्यूज के अंदर मैं देखता हूँ कि पूछा जाता है। वो क्या है? वो ये है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भाई ये है कि आपका डिजाइन और प्रोक्योरमेंट, इसकी ना एक ओवरलैपिंग चल रही होती है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन 8 भी हो जाएगा, और ये लिख लें, क्वेश्चन 8 भी हो जाएगा। ओके, एक तो ओवरलैपिंग आपको पता, ओवरलैपिंग मेरा ख्याल आइडिया है ओवरलैपिंग कैसे होती है। फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप, या फिर आप उसके मुताबिक फिर ना लैग के कॉलम में जाके माइनस के अंदर कुछ डेज डाल लेते हो जितनी आपने ओवरलैपिंग करवानी। ऐसा ही है ना, जैसे हमने यहाँ पे ओवरलैपिंग देख रहे हैं दोनों एक्टिविटीज आपस में ओवरलैप्ड है। ये वाली एक्टिविटीज आपस में नहीं है, लेकिन ओवरलैपिंग इसी को कहते हैं। जब दो एक्टिविटीज को आपस में ओवरलैप करना होता है तो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू गो इनटू द एक्टिविटी डिटेल्स। ये सिंपल, ये तो टेक्निकल सवाल हो गया ना, बट इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल आस्क इट। ये देखिए, ये लैग के अंदर जाके आप माइनस के अंदर डेज डाल लेते हैं और ओवरलैपिंग हो जाती है, और प्रैक्टिस के साथ ये चीजें आती है। मैंने अक्सर पहले भी बताया, तरीका बता दिया था, लेकिन हाउ टू डू दैट वो आप बार बार प्रैक्टिस करके। अच्छा, इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। करते कैसे हैं, एक तो ये क्वेश्चन है, ये तो आपको आना चाहिए। सिंपल है, रिलेशनशिप देना है, लैग वाले कॉलम में जाके आप अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। डिजाइन और प्रोक्योरमेंट, एक डिपार्टमेंट है वो डिजाइनिंग कर रहा है, एक डिपार्टमेंट है वो प्रोक्योरमेंट कर रहा है। अब ऐसे नहीं होता एक चीज पूरी बनेगी तो आप करते हो। जब एक चीज है ना, उसकी डिजाइन है जैसे, तो आपके डिजाइन का 30% होता है ना, ये डिफरेंट स्टेजेस चलती हैं, 60%, 90%। ठीक है, आपकी जब 30% डिजाइन हो जाता है
तो आपकी बहुत सारी आइटम्स होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं ना, जो शुरू में आती हैं, तो आपकी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कर ली जाती है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कर ली जाती है उन आइटम्स की। फिर 60% एक माइलस्टोन होता है। जब आपका डिजाइन 60% कंप्लीट होता है, फिर बाकी आइटम्स जो उसमें आ जाती कवर हो जाती है, उनकी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाती है। फिर आपका जब 90% डिजाइन कंप्लीट हो जाता है, 10% का मार्जिन इसलिए रखा जाता है, वो रिव्यू के लिए होता है। फिर आपकी प्रोक्योरमेंट जो है वो 100% कंप्लीट कर ली जाती है, यानी कि उसकी प्लानिंग की बात कर रहा है, ऐसे नहीं कि उसकी प्लानिंग। ऑब्वियसली प्रोक्योरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे, फिर वो मार्केट के अंदर जाके वो एक और लंबा प्रोसेस है। तो 30% जब आपका डिजाइन कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं है कि पूरा डिजाइन कंप्लीट होगा तो फिर प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होगी। अगर तो ऐसे है तो फिर तो प्रोजेक्ट को 10 साल लग जाएंगे जहां पे 1 साल लगेगा। सो टाइम इज अ मनी। सो देर इज अ स्ट्रैटेजी। 30% डिजाइन कंप्लीट होगा तो आपकी बहुत सारी आइटम्स का क्लियरली पता चल जाता है कि अच्छा यार ये चीजें इतनी क्वांटिटी में है। फिर आप 60% के माइलस्टोन पे आते हो, फिर बाकी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कर लेते हो। ये डिफरेंट स्टेजेस बनाई होती हैं आपने अपने डिजाइन और प्रोक्योरमेंट को ओवरलैप करने के लिए। ये एक प्रोसीजरल क्वेश्चन है जो कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे एक और चीज पूछी जाती है जो मुझे भी काफी सामना करना पड़ा। आप मुझे एक चीज बताएं, ऑफशोर प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये जो हमारे ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स होते हैं ऑफशोर, ये क्वेश्चन का नंबर क्या है, 9। ऑफशोर प्रोजेक्ट्स प्लानिंग के अंदर सबसे क्रिटिकल चीज क्या होती है? ऑफशोर प्रोजेक्ट प्लानिंग सबसे क्रिटिकल चीज, अगर आपसे ऑयल एंड गैस के मुतालिक चीज पूछी जाती है, इट्स नॉट अबाउट प्राइमरी P6। प्राइमरी P6 इज जस्ट अ टूल। बट इफ आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट ऑयल एंड गैस ऑफशोर प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए सबसे क्रिटिकल चीज क्या है? द मोस्ट क्रिटिकल थिंग, एनी आइडिया? एनी आइडिया? Mohammad Faizan, somehow you are okay, but yeah, resources is the most important thing. Resources, why? Because offshore projects के अंदर ना resources इतने ज्यादा, जैसे मैंने अपना घर बनाना है, या जैसे मैंने अपने घर में अगर कोई भी काम करना है, या मैंने अपने सिटी के अंदर कोई फैक्ट्री लगानी है, इट्स वेरी ओके कि मैं जितने चाहे बंदे हायर करके जल्दी काम भी कर सकता हूँ, लेट भी काम कर सकता हूँ। जो आपका होता है ना ऑफशोर का प्रोजेक्ट, उसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है। व्हाट डज मीन बाय रिस्क? आपको अनप्रडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यू आर नॉट श्योर अबाउट सर्टन थिंग्स। ठीक है, तो रिस्क इन्वॉल्व है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, रिसोर्सेज आप ज्यादा मूव ऑन नहीं कर सकते। आप एक लिमिटेड जगह होती है वहां पे ऑफशोर एरिया में, लिमिटेड स्पेस होती है, ज्यादा आपको रिसोर्सेज मोबिलाइज नहीं करवा सकते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बात सुनो जरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट रिसोर्सेज ऑन राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके रिसोर्सेज आर द मेजर क्रिटिकल थिंग फॉर ऑफशोर प्रोजेक्ट्स। ओके, अब रिसोर्सेज ही हर चीज पे इंपैक्ट करेंगे। राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर आपने एक सही इलेक्ट्रिशियन को हायर करके ऑफशोर भेज दिया है, ठीक है ना, ऑफशोर का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भाई जाना ही बड़ी बात है। ये जो प्लेटफॉर्म है, समंदर है ना, आपकी डिफाइंड फ्लाइट्स होती हैं, हेलीकॉप्टर के थ्रू जाना है, शिप के थ्रू जाना है, टाइम लगता है। अगर वहां पे जाके आपने लैंड, इस इलेक्ट्रिशियन को ले गए आप प्लेटफॉर्म पे, वहां पे जाके पता चला उसको काम ही नहीं आता, तो उसको वापस लेके आएंगे, कितना टाइम जाया होगा। अब ये तो एक सिंपल से इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहा हूँ, इसमें मशीनरी मटेरियल। तो रिसोर्सेज इज द मेजर थिंग विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन योर ऑफशोर प्रोजेक्ट्स प्लानिंग। समझ रहे हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा जी, इसके अलावा व्हाट इज कंटीजेंसी टाइम एंड कंटीजेंसी कॉस्ट? है आइडिया किसी को? एनी आइडिया? दिस इज आल्सो बीइंग आस्क्ड। ये ज्यादातर इस तरह के क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के अंदर इसका रिजर्व, आप इस तरह से समझे, जब आप बाइक, कौन कौन चलाता है मुझे चैट बॉक्स में बताएं। सबको समझ आ गई होगी मैंने क्या मिसाल दे। बाइक मुझे नहीं वैसे चलानी आती। रिजर्व, जी जी, बाइक चलाने वाले बंदे हैं, बाइकर्स, व्हीलर्स। आई वांट, सिर्फ फैजान जो है ना बेचारा काम कर रहा है, वो जवाब दे रहा है, बाकी मेरा ख्याल है सत्तू पी ली है।
सो गए हैं? गर्मी है ना, सत्तू पिए, भंग नहीं पीनी। ओके, यस यस, ऑनरी इज वेरी मच ऑन द पॉइंट। यस, जब हम देखो रिजर्व, जब हमारी टैंकी फुल हो जाती है, फिर हमने एक वो क्या कहते हैं वो रिजर्व पे, उसका क्या है, मुझे मेरे जेहन में नहीं आ रहा। चोक, चोक होती है ना, वो रिजर्व ऑयल होता है हमारी टैंकी के अंदर, बाइक के अंदर रिजर्व ऑयल होता है ना, वो हमारे मुश्किल वक्त के लिए आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको भी रिस्क में डाल लेते हैं अपने साथ साथ, ठीक है ना, हम उसको भी रिस्क में डाल लेते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि आपके रिस्क होते हैं अनआइडेंटिफाइड, जो आपको पता नहीं होता चीजों के मतलब, जिनको आप कहते हो अच्छा ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, समझ रहे हो ना बात को, रिस्क हो गए, इश्यूज हो गए। तो उसके लिए आपने एक रिजर्व, अब लेट से आपने प्लानिंग की, अच्छा मेरा ये प्रोजेक्ट 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, बट व्हाट विल हैपन, आपको रिजर्व टाइम के लिए 2 महीने रखने हैं, तो आप उसको कहते हो अच्छा 1 साल 2 महीने में हो जाएगा, तो ये आप अपने प्रोजेक्ट, तो 2 महीने क्या है आपके प्रोजेक्ट का रिजर्व टाइम है। इसी तरीके से कॉस्ट के अंदर भी हम कोई 1% 2% टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट का अलग से रख देते हैं, कल को कोई मसला होगा तो इसको हम कहते हैं कंटीजेंसी टाइम एंड कॉस्ट। रिजर्व टाइम आर कॉस्ट विच विल बी रिजर्व फॉर द रिस्क एलिमेंट्स इन द प्रोजेक्ट गोइंग टू हैपन, ठीक है, जो भी आपके प्रोजेक्ट पे चीजें आती। ओके जी, ये मुझे अब नंबरिंग बता दे कितने क्वेश्चंस हो गए। अच्छा जी, माइलस्टोन्स का मैंने पहले कवर कर दिया था, वो 5 क्वेश्चंस भी जरूरी हैं, वो पहले वाले जो थे। अच्छा, उनको भी इंक्लूड करना है आपने, सही है, उनको भी, जो मैं ये लिंक दूंगा आपने कोशिश करनी है इसको दोबारा देखकर समराइज कर लेने, अपने सारे क्वेश्चंस उठा लेने यहाँ से, और वो 5 भी मिलाएंगे तो काफी सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम वाई, अच्छा ये एक बड़ा मजे का क्वेश्चन है, वाई वी कॉल कैश फ्लो as S curve. Anybody have any idea? ये दो क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रंट लोडेड एंड बैक लोडेड एस कर्व। अच्छा जी, ये मैं इकट्ठे ही जो है ना, अभी मैंने आप लोगों को जो एक ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी करवानी है, उसके अंदर भी काफी सारे सवाल आपको फिर इस तरह से कवर हो जाएंगे, लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूँ जो जॉब इंटरव्यूज के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। चलें जी, आ जाए, वी कॉल कैश फ्लो एज एस कर्व। हम ये सवाल पूछे जाते हैं एक आपका टेस्ट करने के लिए, एक्सपोजर, व्हाट इज फ्रंट लोडेड एंड बैक लोडेड एस कर्व, ये दोनों का क्या है, ये लिख लें। मैं लिख आपने लिखने हैं सिर्फ सवाल, देखो कितनी बड़ी फैसिलिटी दे रहा हूँ इस पे, और मैंने एक्सप्लेन करना है, और आपने इसको फिर अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट में पीडीएफ में लिख कर मेरे से सबमिशन करवानी है मुझे, मेरे से नहीं करवानी, खुद करनी है। अच्छा जी, एक मिनट। सबसे पहले तो इसकी फिलॉसफी को समझें, एस कर्व की फिलॉसफी को। एस पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन ये एस लुक्स लाइक दिस वन बट इट्स नॉट लाइक दिस वन, इट्स लाइक, ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एस कर्व। Actually, on real industry based practices you can say that why we call it S curve, because at the start ये देखिए, ये फ्लैट है, फ्लैट है, यहाँ पे भी फ्लैट है, यहाँ पे भी फ्लैट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट हेयर इट इज वेरी स्टीप, नॉट दैट मच, बट अगर मैं, ये एग्जेजरेटेड है, एस कर्व है ना, ये तो प्योरली एस कर्व है, लेकिन ये हमारे प्रोजेक्ट की शेप है, जो कैश फ्लो है, तो ये इस तरीके से है, ये समझ रहे हैं। यू कैन सी दैट दिस वन इज अ फ्लैटी एरिया, ये है ना फ्लैट, एंड दिस वन इज ऑल्सो फ्लैट। ये आपके प्रोजेक्ट का स्टार्ट है, ये आपके प्रोजेक्ट का एंड है। लॉजिकली जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तब भी आपका प्रोजेक्ट बड़ा स्लो होता है, और जब आपका प्रोजेक्ट एंड पे पहुंचता है तब भी ज्यादा काम करने वाले होते नहीं है, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी फ्लैट। और ये एक्चुअली इसकी जो स्टीपनेस है, ये क्या शो करती है कि हम काम कितना तेजी से कर रहे हैं, शुरू में भी स्लो है, एंड पे भी स्लो है, दरमियान में जब आपके बहुत सारे, शुरू में स्लो इसलिए होता है ना कि एक एक्टिविटी 2 3 4 5, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी वो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं पैसों वाली, तो इसलिए इन द मिड वे देर इज अ हाइप, देर इज अ स्टीप, देर इज अ प्रोग्रेस, दिस टाइम इज प्रोग्रेसिव, ये बहुत ज्यादा काम एक्सपीडाइट काम होता है यहाँ पे, ठीक है। So that is why this is look like S curve, because at the start and at the end curve is flat, because as per project actual demand there are no as such activities going on, but in the mid there is a steep hike in the curve.
So it looks like in that perspective, if you will draw it, it will look like S. Got it? So that's why we call it S curve. एक चीज समझ आ गई? Now what is the difference between back loaded and front loaded? Anybody have any idea? किसी को आइडिया है इस चीज का? हाँ, फ्रंट लोडेड, FL, BL, डोंट, ओके, फ्रंट लोडेड का मतलब क्या है? फ्रंट, गाड़ी चल रही है, आपने उसके फ्रंट पे बाड़ी बरकम, एक गाड़ी है ना, तो उसकी जो फ्रंट है, ये देखें, ये गाड़ी है, तो जनाब ये इस तरह, इसकी, अब इससे पता ही नहीं चल रहा कुछ भी ना, यानी कि थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे ताकि भूले ना। ये फ्रंट वाला एरिया, ठीक है, ये ड्राइवर साहब बैठे हैं, चले माफी, ये बैक वाला एरिया। अगर उसने फ्रंट पे ज्यादा चीजें रख ली हैं, ज्यादा लोड डाल दिया है, और बैक पे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, तो फ्रंट लोडेड है। और अगर उसने फ्रंट पे कोई चीज नहीं है, बैक पे सारा सामान लोड किया, बैक लोडेड है। सिंपल, मतलब एक लॉन्गर टाइम के लिए आपको याद रहेगा, सिंपल एग्जाम्पल से चीजें याद रहती हैं। अब ऐसे ही एस कर्व, अगर तो आपने अपने प्रोजेक्ट आपका 1 साल का है, कितने का? 12 महीने का, ठीक है, 6 महीने फ्रंट लोडेड बैक लोडेड डिसाइड तो करना पड़ेगा ना, गाड़ी दरमियान में फ्रंट वाला पोर्शन कितना और बैक वाला पोर्शन कितना, ठीक है ना? तो हमने ये दरमियान वाला, ठीक है। फ्रंट लोडेड का मतलब है कि मेरा प्रोजेक्ट का ज्यादातर हिस्सा कवर हो जाएगा, ये 100% मेरे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन देख लें, 100%, ये मेरा 50% प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब मेरा प्रोजेक्ट ज्यादातर, मोस्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट, अगर तो मैं बैलेंस की बात नहीं कर रहा, बैलेंस का मतलब यह है कि 6 महीने में 50% होगा, बैलेंस हुआ है। बट इफ आई से कि मेरा 60% 6 महीने में होगा, ये देखें, ये देखें, 60%, 70%, ये देखें, ये ऐसे हो गया 6 महीने में। और बाकी जो है वो ये ये 12। तो ये ज्यादा काम कहाँ पे हो रहा है? फ्रंट लोड में। ये इस तरह का, जो जिस प्रोजेक्ट का शेप इस तरह का बनेगा, जिस प्रोजेक्ट का शेप कि पहले टाइम के अंदर, यानी कि जो इनिशियल मंथ्स हैं उसके अंदर ज्यादा काम हो रहा है, और बैक में, ये देखो बैक में कितना हो रहा है, थोड़ा सा, ये देखो इधर से, ये आखिरी 6 महीने में इतना काम हो रहा है, और पहले 6 महीने में इतना काम हो रहा है। तो ये